अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल तक हम सेल्स टैक्स के थर्ड मॉड्यूल में दाखिल हुए। पहले मॉड्यूल के अंदर हमने सेल्स टैक्स के बेसिक फ्रेमवर्क को सीखा कि सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कैसे की जाती है, उसका तरीक़ेकार क्या है, राइट। उसकी आउटपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स क्या होता है, किन हालात के अंदर आपको इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा, राइट। और कब जो है वो फर्दर टैक्स लगेगा, कब 90% लगेगा, कब 90% नहीं लगेगा, कब फर्दर टैक्स लगेगा, कब फर्दर टैक्स नहीं लगेगा, रिफंड कैसे मिलेगा, जीरो रेटेड गुड्स क्या होती हैं, राइट। और रिटेल गुड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, थर्ड शेड्यूल की इंपॉर्टेंस क्या है। फिर उसके बाद हम डेफिनेशंस के अंदर गए, हमने देखा गुड्स किसे कहते हैं, राइट। टैक्सेबल एक्टिविटीज क्या होती हैं, राइट। कल आपने टेस्ट में देखा कि दो चीज़ें आपसे टेस्ट की गई कि भाई ये टैक्सेबल, क्या ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये टैक्सेबल एक्टिविटी है या नहीं है। वैल्यू को डिस्कस किया गया। कल वाला क्वेश्चन एक पास पेपर का क्वेश्चन था, फुल फ्लैज, जिसको मैंने कुछ मज़ीद मॉडिफाई किया, उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट थी। उसके अंदर जो स्टूडेंट मिस्टेक जो वो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं न्यूमेरिकल के अंदर, कि वो कुछ स्टूडेंट, सारे नहीं, वो ये कि ऊपर जो अमाउंट है उसको रॉ अमाउंट को वो प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं, जबकि नीचे जो एडजस्टमेंट्स गिवन थी उसके अंदर वो एडजस्टमेंट्स आपने पहले देखनी थी कि ये एडजस्टमेंट आउटपुट की है, इनपुट की है। फिर इनपुट को देखने के बाद ये फैसला करना होता है कि क्या ये रेजिजुअल है, कॉमन भी है कि नहीं है। अगर ये कॉमन नहीं है तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन में जाना होता है, अंडरस्टैंड। उसको इंशाल्लाह हम फुल फ्लेज को डिस्कस करेंगे। फिर थ्योरेटिकली आपसे पूछा क्या गया और आपने जवाब क्या दिया। एग्जाम के अंदर ये मैं बार बार आपको बात कर चुका हूं, ऐसा नहीं होगा कि आपसे डायरेक्ट लाइन पूछी जाएगी, प्लीज व्हाट इज मेंट बाय दिस और व्हाट इज मेंट बाय दैट। वो आपको एक चीज बताते हैं कि भाई ये, क्योंकि आई कैप यही चाहता है आपसे कि मेरे स्टूडेंट के पास ये नॉलेज मौजूद होना चाहिए कि ये क्या चीज है, इसका जवाब क्या है, मैं इस सिचुएशन में हूँ, लॉ मुझे क्या रहनुमाई करता है, यहाँ पे ये चीजें सारी इसमें मौजूद होती हैं। तो फिर हमने जो अब लास्ट मॉड्यूल है जिसका थर्ड पार्ट है, उसमें हमने एक्टिव को देखा कि एक्टिव टैक्स पेयर कौन होता है, कैसे इसका एक्टिव स्टेटस डीएक्टिव हो जाता है, और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसको क्या नुकसान होता है, ये बात हमने उसमें देखी। और फिर क्या दोबारा रेस्टोरेशन कैसे होती है, ये उसका एक सिचुएशन हमने वो पढ़ी थी। फिर हमने देखा कि किसको रजिस्टर्ड होना है, किसको नहीं होना, कैसे होना है, कहाँ होना है, उनकी क्या लोकेशन होगी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, इंडिविजुअल, एओपी। फिर हमने कहा कि रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार क्या है। फिर हमने उसके अंदर जाके टेम्पररी रजिस्ट्रेशन को देखा। वालेकुम। कंपलसरी को पढ़ लिया था, कंपलसरी नहीं देखते। तो आज हम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, यानी अगर आपको रजिस्टर्ड होना था नहीं हो रहे, वो कैसे किया जाएगा, ये वाली चीज। और उसके बाद बाहर दिक्का निकाल के सिस्टम से निकालना, वो कैसे चीजों को लेकर चला जाएगा। मैं आपके साथ जो फाइल है उसको शेयर करता हूँ, अपने नोट्स को। अच्छा, एक चीज आप जहन में रखिएगा, कल एक स्टूडेंट ने ये कहा कि क्वेश्चन करते हुए मैं उजलत में प्रैक्टिस करता हूँ या आप टेस्ट में करते हैं। देखिए, जब प्रैक्टिस की जाती है उस वक्त टाइम फ्रेम हमारे पास बहुत होता है, अगर आप उसको उजलत में करेंगे तो गलती करेंगे। जब प्रैक्टिस की जाती है ना, तो प्रैक्टिस के अंदर तसल्ली के साथ एक एक लाइन को पढ़ा जाता है कि ये लाइन क्या है, ये आउटपुट है, इसकी कहीं एडजस्टमेंट है, इसका मेरे क्वेश्चन के अंदर इम्पैक्ट कहाँ आना है, क्या मुझे सवाल जो है वो वर्किंग से स्टार्ट करना है या डायरेक्ट मैंने आउटपुट में जाना है, राइट। क्या इसमें है और इसमें इनपुट। तो हर चीज को तसल्ली से समझ के, जब तक आप एक सवाल को अच्छी तरीके से नहीं करेंगे, वो दूसरे पे चले जाएंगे, क्योंकि पहली चीज ही आपने सही नहीं सीखी तो दूसरी भी आपको प्रॉब्लम देगी। इसलिए इस तरह नहीं करें, तसल्ली के साथ एक क्वेश्चन को करें, उसको अंडरस्टैंड करें
इसमें हुआ क्या है, इसमें क्या क्या चीजें गिवन थी, और मैंने गलती क्या की है, मैं क्या समझ रहा हूँ, कहाँ पर उसने इंक्लूड का वर्ड यूज किया है खासकर, और कहाँ उसने इंक्लूड का वर्ड यूज नहीं किया। ये लाइन का ताल्लुक इनपुट के साथ है या आउटपुट के साथ है, इस लाइन का ताल्लुक वर्किंग वन के साथ है, टू के साथ है, या सवाल में इसने डायरेक्ट जाना है। ये स्टेप्स क्या है, फिर आपको समझ आएगी। अंडरस्टैंड? ये समझ आ रही कि नहीं? ओके। अच्छा, अब हमारे पास है जी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। इफ अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, जिसको रजिस्टर्ड होना था, डज नॉट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, वह रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करता, a notice shall be issued to such person giving an opportunity of being heard। ये लफ्ज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सुनवाई का मौका देना, उसको नोटिस दिया जाएगा और उसे कहा जाएगा कि भाई साहब वजह बताएं, आप रजिस्टर्ड क्यों नहीं हो रहे। आफ्टर गिविंग अ रिटन रिप्लाई and personal hearing, if so desired by the person, the commissioner shall pass an order whether or not such person is liable to be compulsory registration or not। ये पहला स्टेप, सादा स्टेप है। ये बड़े नॉर्मल हालात है कि नोटिस मिला, नोटिस मिलने के बाद उसको कहा गया कि भी मेरे ख्याल में आपको रजिस्टर्ड होना है। अब उसकी दो कॉन्सिक्वेंसेस है कि उसने कहा, उसने अपने आप को प्रूव कर दिया कि यस, और उसने कह दिया नो। अगर उसने कहा यस तो कमिश्नर ने इसको रजिस्टर्ड कर दिया, और अगर उसने कहा कि नहीं तो कमिश्नर ने अपने नोटिस को वापस ले लिया। ये पहली स्टेज, कि जो भी दोनों में बाहमी रजामंदी से बात तय हो गई वो हो गई। अगली सिचुएशन क्या है? अगली सिचुएशन जो है वो गलत है। ये नोटिस दिया गया वेयर द पर्सन डज नॉट रिस्पॉन्ड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस। वो बंदा जो है वो, अभी आप सुन रहे थे, मुझे कॉल आई थी, तो किसी ने मुझे कहा कि जी हमें नोटिस आया हुआ है कि आप इसका रिप्लाई करें, ऐसा क्यों हो रहा है। और वो परेशान थे कि हमने विद इन स्टिपुलेटेड टाइम इसका रिप्लाई भी करना। वालेकुम, आपको देख के मुझे बड़ी खुशी होती। मैंने भी एक बड़ी खुशी है। हाँ, खाली हाथ ना हो तो फिर तो नहीं होगी। हाँ, ओके। पढ़ना है। पानी दे दो, जरा जल्दी दे दीजिए। अगर वो रिप्लाई नहीं कर, ये भी तो हो सकता है ना, नोटिस इशू हुआ, उसने ये तो था उसने रिप्लाई कर दिया, उसने ही रिप्लाइड, उसने रिप्लाई कर दिया। यहाँ ये है कि वो मुंह ही नहीं लगाता। द कमिश्नर shall transmit the particulars of the compute to computerized system। मैंने कहा इसके लिए लफ्ज कंप्यूटराइज सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है, आयरस यूज किया जा रहा है, पोर्टल यूज किया जा रहा है। विच शेल कंपल्सरली रजिस्टर द सेड पर्सन। अगर उसने नहीं जवाब दिया, जवाब ही नहीं दिया, तो उसको कहा जाएगा तब्दीली आई नहीं, तब्दीली आ चुकी है, आप आज के बाद रजिस्टर्ड हैं। अब इसके भी आगे दो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसके भी दो कॉन्सिक्वेंसेस आगे हो सकते हैं। हो सकता है कि उसने जो जवाब नहीं दिया उसकी कोई मजबूरी थी, वो पाकिस्तान में था ही नहीं, मोटरवे की रिपेयरिंग हो रही थी, मरम्मत होनी थी, वो बेचारा पहुंच नहीं सका टाइम के ऊपर, या उसकी मरम्मत हो रही थी बेचारे की, कोई ऐसी वजह हो गई है। तो फिर वो कांटेक्ट करता है और अपने आप को साबित करता है कि मुझे रजिस्टर्ड नहीं होना था, तो उसकी फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाएगी। ये हो सकता है, ये चीज भी मौजूद होती है। अच्छा जी, ये मैं आगे पढ़ रहा हूँ। इफ इट इज सब्सिक्वेंटली एस्टेब्लिश्ड दैट अ पर्सन वाज नॉट एबल टू बी रजिस्टर्ड, लेकिन गलती पता चला कि भी इसको रजिस्टर्ड नहीं होना था, ये रजिस्टर्ड हो चुका हुआ है। बट वाज रॉन्गली एस्टेब्लिश्ड रजिस्टर्ड, कंप्यूटराइज सिस्टम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिश्नर शैल कैंसिल सच रजिस्ट्री, तो वो कैंसिल कर देगा। ठीक है, ये चीज है। अब जो कंपल्सरी रजिस्टर्ड पर्सन होता है उसके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? A compulsory registered person is required to comply with all the provision of the sales tax law। अब ये नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है, इसको तमाम काम करने पड़े। In the case of failure to do so, the commissioner may issue notice for production of records and appearance in excess।
इन पर्सन, तो अगर वो ऐसा ना कर सका तो उसके खिलाफ लीगल और पीनल एक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा। यानी अब ये नॉर्मल रजिस्टर्ड है, इसने साबित, यानी ये आया भी नहीं, इसने रिप्लाई भी नहीं किया, और इसको रजिस्टर्ड होना था और हो चुका हुआ है। अब ये नॉर्मल काम करे। अगर रजिस्टर्ड नहीं होना था तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाएगी। ये है जी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के। सीधा भी आपसे पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द प्रोविजंस रिगार्डिंग द कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि जी आपको एक नोटिस मिला हुआ है कि आप रजिस्टर्ड हो जाए, बताएं वो क्या करें। ये भी हो सकता है कि आपको कहा जाए कि आपको नोटिस मिला कि आपको रजिस्टर्ड कर दिया गया था और आप पाकिस्तान से बाहर थे, बताएं आप क्या करेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसका जवाब क्या होगा एग्जाम में। हम कमिश्नर को रिप्लाई करेंगे, आई वॉज नॉट इन पाकिस्तान एंड आई डिडंट रिसीव एनी नोटिस। मैंने आपका, मुझे कोई फिजिकली नोटिस नहीं मिला हुआ, और जहां मैं था वहां इंटरनेट की सहूलत भी मौजूद नहीं थी, तो लिहाजा मैं वापस आ गया हूँ। आप मेरे मुताबिक मुझे रजिस्टर्ड नहीं होना, क्योंकि जिन गुड्स में मैं डील कर रहा हूँ वो एग्जाम्प्ट है, जो भी वजह हो वो आप रीजन बता दें और आपका केस खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये देखें, हर चीज के ऊपर एक सवाल अलग से बन सकता है। आगे है जी, चेंज इन द पर्टिकुलर्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन। पर्टिकुलर्स क्या होते हैं, आपका एड्रेस, नाम, कारोबार का नाम, ठीक है, एड्रेस, नेचर, ठीक है, पार्टनर्स, डिटेल डिटेल ऑफ द पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, लोकेशन, ठीक है। कोई आप ट्रेडर थे तो आप मैन्युफैक्चरर बन गए हैं, ठीक है, होलसेलर से डीलर बन गए हैं, कोई भी आपने चेंज की है, तो कैसे चेंज किया जाएगा, उसका आसान तरीका क्या है कि अप्लाई करें और आपकी वो रजिस्ट्रेशन को क्या कर दिया जाएगा, उसमें मॉडिफिकेशन कर दी जाएगी। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने टेस्ट दिया कल। माशाल्लाह, एक दो तीन चार पाँच। कितना आप समझते हैं कि आप उसने आपने उसको ग्रिप कर लिया है। 80%। झूठ है सच है। समझ आ रही थी आपको। न्यूमेरिकल कितने लोग हैं जिन्होंने कंप्लीट कर लिया कि जी मैंने कर दिया हुआ है। बाकियों ने नहीं किया। डिस्कस करने वाले थे। हम्म। डिस्कस करने वाले थे। नहीं, तो किसी के साथ क्लास में किसी के साथ पैचअप कर ले। राइट। हाँ, यानी कि वो इकबाल है, इकबाल तो कम से कम है ना डिस्कस वो कर। रिप्लाई नहीं करते सारे टीम में, सबको मैसेज। आप नहीं नहीं, मैसेज पे नहीं, वैसे टाइम नहीं दिया करें ना। मैसेज पे तो बहुत कम आपको रिप्लाई मिलेगा। मैसेज में मल्टीपल उनके काम चल रहे होते हैं, आप कहेंगे यार मुझे इस टाइम के ऊपर मुझे ये चाहिए। आपको टेस्ट मिला था, ट्राई किया आपने, ट्राई की थी आपने, ट्राई किया। फिर क्यों आते हैं, क्योंकि मैंने आपको वो आप बेटा डिस्कस तो करें ना। अंग्रेजी लिख लेते हैं सही, तो फिर वो क्यों नहीं लिखी जा रही। समझ से याद नहीं। हाँ जी। थ्योरी में देश अच्छा। हाँ जी। तो थ्योरी याद करना मुश्किल है। नहीं, आप सारे रट्टा लगाते हैं या अपने अल्फाज में रिप्रोड्यूस करते हैं। पहले लास्ट लेते हैं सारा, उसके बाद फिर लिखते हैं, फिर मतलब मेन वर्डिंग देखते हैं, मतलब इसे मैच करती है, मतलब समझ में आ रहा है। सैटरडे को आप मेरे पास ना बैठ जाइएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा कि इसको किस तरह से हल किया जाए। यानी इसका कुछ सोल्यूशन तो होना चाहिए ना। जी, स्क्रीन शेयर होगी जी आपके साथ। मुझे सबसे पहले स्क्रीन शेयर करनी चाहिए, फिर आगे चलना चाहिए। ये अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुई, मुझे बताइएगा जरा प्लीज। ये पैनल ना ना आपको नजर आया करे, मैंने आपको बारहा कहा है लेकिन आप सोचते नहीं हो। ये पैनल मैंने अभी देखा भी था तो मुझे ये पैनल नजर नहीं आ रहा था।
ना ना आया करे, मुझे बता दिया करेंगे जी, ये पैनल नजर नहीं आ रहा नीचे। जी। इन केस ऑफ चेंज इन एनी पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर की समझ आ गई। कवाइफ, जैसे उर्दू में क्या बोलते हैं, कवाइफ। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नोटिफाई द चेंज विद इन 14 days एंड कंप्यूटराइज सिस्टम शैल इशू द रिवाइज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसको मिल जाएगा। वेयर अ पर्सन इज अनएबल टू फाइल एप्लीकेशन डायरेक्टली इन द कंप्यूटराइज सिस्टम, सिस्टम में उसके नहीं लॉगिन हो रहा, तो वजह आ गई है, तो क्या करे। He may submit the application to the Commissioner RTO who shall ensure entry of the application। तो आप मैन्युअली उसे जाके एप्लीकेशन दे आए, तो कमिश्नर आपकी एंट्री वहां करवा देगा। इन कंप्यूटराइज सिस्टम विद इन 3 days, तो 3 दिन के अंदर अंदर वो आपकी एंट्री कर दी जाएगी। द चेंज ऑफ बिजनेस कैटेगरी फ्रॉम नॉन मैन्युफैक्चरिंग टू मैन्युफैक्चरर, अगर आप कहते हैं जी मैंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है, उसके लिए एक खास कंडीशन होती है कि आपको अपनी मशीनरी की लिस्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। शेल बी अलाउड आफ्टर fulfilling the requirement which are applicable for the registration as a manufacturer। तो आपको फिर आपकी कैटेगरी मैन्युफैक्चर, ऐसा नहीं है कि आपने कहा जी मैं मैन्युफैक्चरर बन गया हूँ, तो सॉफ्टवेयर ने कहा हाँ मान लिया। नहीं, वो आपसे कहेंगे वो लिस्ट बताओ, मशीनरी कहाँ से परचेज किया आपने, कहाँ लगाई है आपने, ठीक फैक्ट्री किधर है आपकी, वो आके विजिट करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, जब वो आए तो उनका ख्याल करें, उनको पानी शानी पिलाएं, काफ़ी दूर से आते हैं वो लोग, उनके बच्चों का ख्याल करें, तो आपको एज अ मैन्युफैक्चरर वो कर देंगे। सच एज वेरिफिकेशन ऑफ मशीनरी, कंफर्मेशन ऑफ स्टेटस एज इंडिविजुअल कंज्यूमर फॉर इलेक्ट्रिक एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इनसे वो सारी चीज़ें इनसे आपको कर देंगे। ये नहीं आसान चीज़ है कि भी क्या पर्टिकुलर चेंज किए जा सकते हैं जी, बिल्कुल किए जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर में जाएं और अपनी इंफॉर्मेशन को चेंज करें, 14 दिन के अंदर अंदर जो भी चेंज आई है वो कर दें। कोई भी चेंज आई है आप उसको कर सकते हैं। क्या आप अपनी रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर भी करवा सकते हैं एक आरटीओ से दूसरे, लाहौर से कराची, बिल्कुल करवाया जा सकता है, इसमें भी लॉ ने इजाजत दी हुई है। द रजिस्ट्रेशन में बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कमिश्नर टू अनदर और टू एलटीओ और आरटीओ, एक से दूसरे में करवाई जा सकती है। इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंड्स टू शिफ्ट हिज बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम द jurisdiction ऑफ वन कमिश्नर टू अनदर और हैज अनदर वैलिड रीजन, यानी jurisdiction समझ रहे हैं ना, यानी हदूद, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट। सिंपल इसमें अल्फाज ये है कि अ पर्सन कैन चेंज हिज jurisdiction फ्रॉम वन आरटीओ टू अनदर आरटीओ, पूरी बात, पूरा पैरा मुकम्मल हो जाएगा। बाकी तो चूंकि वो कुछ लॉ की लैंग्वेज होती है, तो ही उसको क्या करना चाहिए, ही शुड अप्लाई फॉर द ट्रांसफर ऑफ हिज रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, उसकी jurisdiction। यानी असल में ये पर्टिकुलर में ही चेंज है ना, कि आप अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं, तो असल में आप उसी को चेंज कर, अब अप्लाई करेंगे तो आपको चेंज मिल जाएगी। हाँ, अब होगा क्या कि जिसके पास आप जाएंगे, यहाँ समझा जाएगा कि जैसे हमेशा से आप इसी के पास थे। अब बार बार ये नहीं रेफरेंस देंगे, पिछले की शिकायतें नहीं लगाएंगे, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, बड़ा जालिम आदमी था। वो कहेंगे यार अब बताओ हुआ क्या, चलो मुझे चीज दिखाओ ना, मैं देख लेता हूँ इसको। ठीक है, तो जो भी टैक्स आपने उधर देना था अब आप इधर देंगे, जो भी केसेस आपके वहां पेंडिंग थे अब वो इधर पेंडिंग वो होंगे। द कमिश्नर आरटीओ और एलटीओ इन हुज jurisdiction द रजिस्ट्रेशन इज नाउ ट्रांसफर्ड, अब जो आगे हैं, एक होता है प्री डिसेसर और एक होता है ऑडिटर, ऑडिटिंग किसने पढ़ी, एक होता है सक्सेसर और एक होता है प्री डिसेसर। एक शख्स ने एक खातून से तलाक ले ली, समझ आई, तो जिस उसने नई शादी कर ली, तो जिस बीवी से उसने तलाक ली है वो होगी प्री डिसेसर। अब जिसके पास आ गया तो वो क्या हो गई, सक्सेसर। ये लफ्ज इस्तेमाल होता है ऑडिट के अंदर, कि ऑडिटर जब चेंज करते हैं तो प्री डिसेसर और सक्सेसर का लफ्ज जो है इस्तेमाल। मैंने मर्द के लिए इसलिए कहा कि कुछ स्टूडेंट शिकायत करते हैं कि सर आप हमेशा
यही क्यों कहते हैं कि औरत ने तलाक ले ली? तो इसलिए मैंने कहा मर्द ने तलाक ले ली कि भी आपकी मेहरबानी है, इस तरीके से जो है वो मेरी जान खलासी हो सकती है। shall exercise the jurisdiction over such person in the manner as if it always had such jurisdiction। ये ऐसे ही कि जैसे शुरू से ही इसके पास था ऐसे ही चलेगा। यानी ये पिछले 5 साल के, अब इसको नोटिस अगर जाना है पिछले 5 साल का, 10 साल का, तो वो पिछला नहीं भेजेगा, वो कहेगा मेरे पास तो काम ही नहीं है। नहीं, यही उसका काम करेगा, ये है उसका। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप सॉफ्टवेयर की बजाय कमिश्नर के पास रिटर्न फाइल करते हैं? यस। अगर आपके पास कोई दूर दराज इलाके में रहते हैं, इंटरनेट की बंदिश है, आप वहां पहुंच नहीं सकते, तो आप मैनुअल रिटर्न मिल जाती है, नेट से भी डाउनलोड हो जाती है, उसको फिल करके कमिश्नर के पास जमा करवा, टैक्स जाके बैंक में जमा करवा दें और कमिश्नर को करवा सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। कमिश्नर क्या करेगा कि वो आपका सारा डेटा सॉफ्टवेयर में आगे ट्रांसफर कर दे। ये बात मौजूद है। ठीक है। अच्छा, ये पुराना दौर था कि आपके पास मल्टीपल रजिस्ट्रेशन होती थी, वो कैंसिल करवा के एक बना। पहले पता क्या होता था? पहले रिटेलर की, आप समझे कि होलसेल का काम करते हैं, रिटेलर भी हैं और मैन्युफैक्चरर भी हैं, तीनों काम करते हैं। जैसे बाटा है, मैन्युफैक्चरर है ना, होलसेलर भी हैं, रिटेलर भी हैं। तो पहले मैन्युफैक्चरर की अलग नंबर होता था, होलसेलर का अलग और रिटेलर का अलग अलग होता था। अब तो खैर आपकी कैटेगरी चेंज हो जाती रहती है और इसमें कोई इशू नहीं है। तो उस सूरत में आप अपनी मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, उन्होंने कहा जी यार कैंसिल करके एक ही डॉक्यूमेंट के ऊपर मुझे लिख दो कि मैं तीनों काम कर रहा हूँ, ये होती है कि आप इसको कैंसिल करवा सकते हैं। ये था जी हमारा। अब जरा इसको मैं ये स्क्रीन शेयरिंग बंद करने लगा हूं, मुझे आपने पहले याद करवाना है। अब जरा ओवरऑल देखें कि क्या पड़ा। तो जो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है, जैसे मैन्युफैक्चरर ट्रांसफर करता है, उस पे 80% टैक्स लगता है। लेकिन वो खुद को ही मतलब उसको अपनी रिटेल से लोग सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए जो एडिशनल टैक्स होगा, तो मैं उसके टैक्स है वो साथ कितना जाएगा? मैं उनका सवाल ये है कि एक चीज है, लेट्स सपोज यहाँ कौन सी चीज पड़ी हुई है जो रिटेल गुड्स है? कुछ भी नहीं नजर आ रहा मुझे। कप है उसमें, इसमें चाय थी, मैंने पी ली है। चाय जो है वो रिटेल गुड्स है। फर्ज करें मेरी कॉस्ट उस पे आ गई है 10 रुपए, और मैंने 100 रुपए की चाय बेचनी है। जो उसके ऊपर, उसके पैकेट के ऊपर प्राइस कितनी लिखी है? 100 रुपया। तो मैं टैक्स कैसे दूंगा? मैंने वही चाय जो थी अपने स्टोर में रख के बेच दी। ठीक है। इनका सवाल ये है कि उसके ऊपर मैं कैसे टैक्स दूंगा? मैं, इनपुट मेरी 10 रुपए की थी और बेची कितनी मैंने? 100 रुपए की। तो 100 रुपए का 18%। बेशक मैंने डिस्काउंट भी लगा दिया हुआ है, रिटेल गुड्स पे डिस्काउंट नहीं होता। मैंने अपने आउटलेट पे रख के 80 रुपए की बेच दी, तो मेरा आउटपुट 100 रुपया गिना जाएगा और इनपुट मेरा कितना होगा? 10 रुपए के ऊपर इनपुट मिल जाएगा। यानी जो भी रिटेल गुड्स बना के बेच देगा ना आगे, ये बात याद रखें, उसको रिटेल प्राइस, उसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी। यानी जैसे ही आपको पता चल जाए ये थर्ड शेड्यूल की आइटम है, फौरन आपने वैल्यू को फोकस करना होता है। देखिए, जब भी आप 18% देते हैं ना, दो बातें इंतहाई इंपॉर्टेंट होती हैं आपके क्वेश्चन के अंदर। क्या ये इस महीने की इनपुट आउटपुट है या बनती है? इफ द आंसर इज यस, इसको कहेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। आपको उस दिमाग में वो लानी पड़ेगी। दूसरा, इसकी वैल्यू जो बताई गई है, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं बताई गई। अगर एडजस्टमेंट बताई गई है तो आप उस वैल्यू को पहले ठीक करेंगे, फिर उसका 18% लेंगे। अगर आप ये दो बातें समझ रहे हैं ना, तो 80% सवाल आपका कंप्लीट हो जाता है। ये मेरी बात याद रखें। इट्स ओके। बात समझ आ रही है? तो चीजों को तसल्ली से पढ़ेंगे, देखें पेपर पास हो जाएगा अगर आप इसके साथ जुड़े रहे। इंशाल्लाह ताला जुड़े रहे, मेरी डॉटेड लाइंस को फॉलो किया,
पहली बात है कि इसमें से घबराना नहीं है, ये एग्जाम है, इस एग्जाम के यही इसमें मुस्तकिल मिजाजी जरूरी होती है। मैं सीए, अगर आप बहुत ज्यादा जहीन आदमी हैं और मुश्किल मिजाजी नहीं है ना, तो जीरो हैं आप मुर्दा है। सीए में सबसे इंपॉर्टेंट मुश्किल मिजाजी होती है कि आप जुड़े हुए हैं इसके साथ। तो एटीएल, आप जरा सोचें, एटीएल पढ़ लिया आपने, जैसे एटीएल का सोचना है तो उसका मॉड्यूल आपके जहन में आना चाहिए कि इसमें क्या इल्म है जो मुझे मिला हुआ है, कानून की क्या क्या चीजें हैं जो मुझे याद है। फिर आपने किस किस को रजिस्टर्ड होना है तो पॉपअप होना चाहिए, कहाँ अप्लाई करना है, क्या मैंने पढ़ा है उसके अंदर। ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन क्या होती है, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन क्या होती है, कितने दिनों में होती है, कौन करवा सकता है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्यों होती है ये, लॉ ने इस बात को क्यों एक्सप्लेन किया है। फिर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, क्या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया जाता है, नहीं, ये हमेशा कमिश्नर करता है, ये आप नहीं अप्लाई करते। उसमें क्या लॉ ने चीजें बताई हैं, कौन अप्लाई करे, कैसे होगा, नोटिस आएगा, नोटिस के बाद आप उसको रिप्लाई करेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे तो आपको फिर भी जबरदस्ती रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। आपकी ऑब्लिगेशंस क्या है कि आपको वो तमाम जो रजिस्टर्ड पर्सन की जिम्मेदारी हैं वो आपको पूरी करनी है। ये एक मॉड्यूल बना के आपने क्या करना है, चीज को सीखना है। जब आप सीख जाएंगे और पास पेपर को भी देख लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपके पास होने के 90-95% चांसेस हो चुके हुए हैं। आपने अपनी एफर्ट पुट कर ली है। पैनिक नहीं होना, जल्दी नहीं करनी, बहुत ज्यादा सवाल के ऊपर फोकस नहीं करना। ये स्टूडेंट की मिस एप्स होते हैं जिसमें वो कर रहा होता है। जो सवाल किया क्वालिटी के साथ करें, तसल्ली के साथ करें। एक शख्स एक चपाती खाता है, थोड़ा सा खाना खाता है, लेकिन तसल्ली के साथ खाता है, असूलों के साथ बैठ के बिस्मिल्लाह पढ़ के चबा चबा के खाता है। और उसके बाद वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये वो कुछ नहीं खाता, उसको ताकत ज्यादा मिलेगी। एक बंदा बहुत ज्यादा खाना ढूंस लेता है, बोतल भी रगड़ी जा रहा है जनाब, सब कुछ खाई जा रहा है, उसके अंदर जनाब मिठाई भी अंदर फेंकी जा रहा है, सब कुछ ही, मटन भी अंदर डाली जा रहा है। और उसके बाद कहता है यार एक चाय का कप ना हो जाए हूं। आइसक्रीम भी खाता है, इसको ताकत मिलेगी? बेवकूफों की तरह इसने सारा उसको। इसी तरह वो स्टूडेंट जो सवाल पे सवाल करी जाता है बगैर समझे, उसका यही हाल होता है। जो चीज करे, मैं आपको बार बार सवाल याद करता था, सवाल में याद करता था, सवाल करके रख देना, सोचना कि क्यों था, इसका ट्रीटमेंट क्या था, फिर अगले सवाल पे, फिर एक वक्त आता है कि आपके लिए चीजें एक्सप्लोर हो जाती। चले जी। अच्छा जी, अब जो अगला मॉड्यूल आ रहा है वो है, अब निकलना है यहाँ से, आगे है अब पहले हम आए थे, अब हम जा रहे हैं। अब हम सेल्स टैक्स को टाटा बाय बाय करने लगे हैं। एक तो है इंसानों की तरह खुश असलूबी के साथ, जैसे मेहमान नहीं आते, अच्छे तरीके से आए थे, अच्छे तरीके से ही जा रहे हैं। पहला सवाल सबसे पहला, क्या हर शख्स जब चाहे जा सकता है? द आंसर इज नो। ऐसा नहीं है कि आप जिस दिन, नहीं सर जी आज मेरा दिल नहीं कर रहा आपको सेल्स टैक्स देने को, मैं अब जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। उसकी वजह क्या है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु ceases टू कैरी ऑन हिज बिजनेस, नंबर वन, और whose supplies become exempt, दो, एक, या उसकी सप्लाईज क्या हो गई हैं, लॉ ने टैक्स इस पे खत्म कर दिया हुआ है, या अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर हु आफ्टर रजिस्ट्रेशन इज कवर्ड बाय डेफिनेशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। पहले कॉटेज इंडस्ट्री में नहीं था, तो अब किस में आ गया? कॉटेज इंडस्ट्री में आ गया। इसी तरह जो रिटेलर था वो किस में आ गया? टीयर वन से निकल के नॉर्मल रिटेलर में चला गया। चार, ये लोग अपनी डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देंगे। कमिश्नर क्या करेगा? कमिश्नर इनका ऑडिट करेगा। समझ आ गई? अगर आपसे सिर्फ यही सवाल पूछा जाए, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस अ पर्सन मे अप्लाई फॉर द डी रजिस्ट्रेशन, तो आप ये चार सिचुएशन पेपर में लिख देंगे, अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस अ पर्सन ए रजिस्टर्ड पर्सन मे अप्लाई फॉर द डी रजिस्ट्रेशन। अब है प्रोसीजर, आपने अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन भेज दी, अब क्या है? द कमिश्नर में ऑन सच एप्लीकेशन और इन इट्स ओन इनिशिएटिव, सुओ मोटो एक्शन लेना खुद भी,
रिकमेंड टू द कंप्यूटराइज सिस्टम टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द डेट नॉट लेटर देन 90 दिन के अंदर अंदर अगर कमिश्नर मुतमईन हो गया, इत्मीनान उसने हासिल कर लिया कि साहब इस बंदे को रजिस्टर्ड डी रजिस्टर कर दिया जाए, तो वो सिस्टम में डाल देगा, तो 90 दिन के अंदर अंदर उसको डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। ये बंदे को क्या करना है, जब ये डी रजिस्ट्रेशन होगा वो करेगा, तो इसका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा ना, इसको अपनी आउटपुट में इसको शो करवाना है। जिंदगी में जिंदा होते हुए आपका क्लोजिंग स्टॉक का सेल्स टैक्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन जब आप डी रजिस्टर होते हैं तो उस वक्त आपका जितना भी अनसोल्ड स्टॉक होता है वो आपकी आउटपुट बन जाता है, सेल गिनी जाएगी आपकी। एक तो ये करना है। दूसरा, आपने एक फाइनल रिटर्न जो है, ठीक है, वो उसकी रजिस्ट्रेशन करेगा। आफ्टर फाइलिंग द एप्लीकेशन द ऑब्लिगेशन टू फाइल मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न शैल बी रिमेन सस्पेंडेड अंटिल ही इज डी रजिस्टर्ड। अच्छा, रिमेन सस्पेंडेड नहीं होती, वो तो फाइल कर रहा होता है। The obligation to file monthly shall remains until he is deregistered or his application is, ऐसा नहीं होता। यानी जब तक वो डी रजिस्टर नहीं होता उतनी देर तक उसको मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा? The obligation to file monthly shall remain suspended until he is deregistered or application is, नहीं वो करता होता है वैसे। बहरहाल उसके बाद वो फाइनल रिटर्न भी फाइल कर देगा। यानी कितने उसने काम करने हैं? नंबर वन, अपनी अगर आपसे पूछा जाए एक बंदे ने डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो उसकी ऑब्लिगेशंस क्या है? नंबर वन, सबसे पहला है कि अनपेड टैक्स पे करें। नंबर टू, अपनी फाइनल रिटर्न फाइल करें। नंबर थ्री, उसका जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके ऊपर भी टैक्स दे। ये सारी चीजें, यानी मुकम्मल तौर के ऊपर, यानी ऐसे समझे कि एक मेहमान हमारे घर आया था, बच्चे भी थे साथ, हल्ला गुल्ला किया, गंद मचा के ना जाए। जो उन्होंने गंद डाला है सारा सफाई मेरे साथ करवाए, खाना पीना खाया, तो जाके वो मुकम्मल तौर पर जाए, मैं उसको टाटा बाय बाय कहूँ। ये ना होके चले जाए तो मैं दो नफल मसल्ले पे खड़ा हो जाऊं कि या अल्लाह शुक्र है गए हैं। ये वाला काम। वेयर द कमिश्नर डिजायर टू कंडक्ट ऑडिट और इंक्वायरी टू डिटरमिन सेल्स टैक्स। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों फोबिया हो गया है कि मुझे ऐसे लगता है कि बच्चों को छोटी छोटी टर्म्स भी नहीं आती, तो इसलिए हर छोटी लफ्ज के ऊपर मैं बात कर रहा होता हूँ। अगर आपको लगे, आपको ऐसे लग रहा होता है कि मैं कोई टेक्निकल टर्म छोड़ जाता हूँ, ठीक है ना, तो मैं ये कर रहा होता हूँ कि छोटे छोटे टर्म्स भी आपके साथ यूज कर रहा होता हूँ, ताकि नन्हे मुन्ने बच्चे कभी घबरा ना जाए। क्योंकि जब हम इनकम टैक्स में जाएंगे ना, तो वहां मैं फ्लो में जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब अंदाजा हो जाएगा कि आपको काफी सारी टर्म्स की समझ आ चुकी हुई है। अगर कोई कमिश्नर ख्वाहिश रखे कि वो ऑडिट या इंक्वायरी करना चाहता है, ऑडिट और इंक्वायरी में एक फ़र्क होता है। ऑडिट जनरल किया जाता है, उसमें गलती हो भी सकती है और नहीं, और इंक्वायरी स्पेसिफिक होती है, उसको इंक्वायरी कहते हैं। ही शैल रिक्वायर द एप्लीकेंट टू प्रोवाइड द requisite रिकॉर्ड। वो उसे कह सकता है भाई अभी मैं आपको डी रजिस्टर नहीं कर रहा, आपने अप्लाई किया है, आप फलानी फलानी चीज़ें मेरे पास ले आए, मेरे मुताबिक आपका इतना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, उसको सेल में शो करें। आपकी फलां फलां इनवाइसेस अभी फलां फलां लोगों के पास पेंडिंग पड़ी हुई है जो आपने सेल की है, वो सेल भी शो करें आप। तो क्लियर करने के बाद करेगा। ऑन रिसीट ऑफ द कंप्लीट requisite record एंट्री टू हिज इफेक्ट शैल बी मेड इन द कंप्यूटराइज सिस्टम, उसमें डाल दी जाएगी। ये होगा। तो समझ आ गई? डी रजिस्ट्रेशन क्या करनी है, कहाँ अप्लाई करना, आपने कब अप्लाई करना है? पहला सवाल, चार सिचुएशन मैंने आपको बताई। किसको अप्लाई करेंगे? कमिश्नर को। कमिश्नर क्या करेगा? कमिश्नर आपको ऑडिट कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, राइट। फिर आप कंप्यूटर सिस्टम को कहेगा कि इसको डी रजिस्टर कर दे। उसके साथ आप क्या करेंगे? एक फाइनल रिटर्न जमा करवाएंगे, अपनी तमाम टैक्सेस आप पे करेंगे, राइट। ये सारे काम करने के बाद आपको डी रजिस्टर कर दिया जाएगा।
ये बात समझ आ गई। अब गलत काम आ गया। पहले हमने क्या पढ़ा था? खुशी, एक था खुशी से आप आए, एक था धिक्के से आपको लाया गया। अभी क्या था? खुशी से गए हैं। और एक क्या है कि वो जो आए थे उनको कहा गया कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ ले जाएं, हमारी बस हो गई है। इतने मेहमान ही काफी होते हैं। हमारे एक रिश्तेदार है बड़े करीबी, बेटी वाले थे, तो आए दिन उनके घर में वो कभी कहते थे जी हम आ, चचा, लड़के के चचा लड़की को देखना चाहते हैं, फिर उनको सूट लग रहे हैं। कभी नाना नानी आ रहे हैं लड़के के, कभी कोई आ रहे हैं। वो आते आते एक दिन वो तंग पड़ गए। उन्होंने कहा कि जी आज के बाद आप ना आइएगा, बड़ी मेहरबानी, बस होगी है हमारी। भी इतने लोगों ने आपने देखना है, हद होती है ना ये। कि आप तो हमें चूना लगा रहे हैं, रोज ही आते हैं, खाबे भी खाते हैं, हमें कोई काम ही नहीं करने दे रहे, आप तशरीफ ले जाए। तो ये होती है कि जबरदस्ती फिर बाद में उनको भेजना। ये जो निकालने के दो स्टेप होते हैं, एक होती है सस्पेंशन, मुअत्तल करना। ये पहला, यानी सस्पेंशन के बगैर ब्लैक लिस्टिंग नहीं हो सकती, ये बात याद रखें। पहले क्या है? मुअत्तल करना, और फिर उनको फौत करना। समझ आ गई? पहले बीमारी, फिर मौत, ये हो। अगर कोई शख्स बीमार हो जाए तो उसकी दो ऑप्शन होती हैं, या तो ठीक हो जाएगा या मर जाएगा वो। यहाँ पर भी यही है कि पहले उसको सस्पेंड किया जाएगा। वो आजकल बड़ी मीम नहीं आती एक, रुको ठहरो, मुझे बड़ा जहर लगता है बंदा वो, आता है ना वो, रुको जरा, ठहरो जरा। तो ये सस्पेंशन है, रुको जरा ठहरो जरा। ये वो चीज है सस्पेंशन की, समझ आ रही है? क्या एक बंदा खुद ही सस्पेंड हो सकता है? नहीं। क्या बंदा खुद ही ब्लैक लिस्ट हो सकता है? खुद ही क्या होंगे आप? डी रजिस्टर। आप तो ना तो कंपल्शन की तरफ टैक्स पेयर जाता है, और ना ब्लैक लिस्टिंग और सस्पेंशन की तरफ जाता है, ये डिपार्टमेंट करता है। ये बात जहन में रखनी। ये नहीं कभी एग्जाम में लिख देना कि जी अ पर्सन हैज अप्लाइड फॉर द सस्पेंशन, कि उसने कहा कि मुझे सस्पेंड कर दिया जाए। वो डी रजिस्ट्रेशन होती है, टेक्निकल टर्म है। वेयर द कमिश्नर ऑफ एफबीआर हैज रीजन टू बिलीव दैट, या अंग्रेजी में आप लिखते हैं कम्स टू नो, उनको समझ आ गई, आ रजिस्टर्ड पर्सन इज इन्वॉल्व इन टैक्स फ्रॉड। पढ़ी ना पूरी लिस्ट टैक्स फ्रॉड की? गलत इनवाइस दे रहा है, चीजें बेची नहीं इनवाइस इशू कर रहा है, चीजें खरीदी नहीं इनवाइस ले रहा है, रिटर्न नहीं जमा करवा रहा, ब्लैक लिस्टिंग लोगों के साथ काम कर रहा है, सस्पेंडेड लोगों के साथ काम कर रहा है ना, गलत इनपुट क्लेम कर रहा है, आउटपुट कम कर रहा है, डेबिट क्रेडिट नोट गलत इशू करी जा रहा है, ये सारे फ्रॉड है, और उनको पता चल गया ये फ्रॉड कर रहा है। ही मे सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पर्सन बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग। उनको सस्पेंड किया जा सकता है, मीन उनका यूजर नेम पासवर्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। एंड इनिशिएट, इनिशिएट क्या कहते हैं? स्टेप लेना, इनिशिएट करना, शुरू करना, सच इंक्वायरी एज डीम्ड फिट। ये ऑडिट नहीं होता ना। ऑडिट उस वक्त होता है, जनरल बात हो रही है कि लोगों से कुछ लोगों को सिलेक्ट करना है और चेक करना है कि क्या ये प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ये ऑडिट होता है। लेकिन जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए तो उसको ऑडिट नहीं कहते, उसको इंक्वायरी कहते हैं। इंक्वायरी शुरू हो गई है। ओके, ये है। Where a commissioner is satisfied that a registered person has issued fake invoices, evaded tax, committed tax fraud, registration of such person may be suspended through the system without prior notice pending further inquiry। देखें, ऊपर लिखा हुआ था कि उसको इन्वॉल्व हो तो उसको ऑर्डर दे के किया जा सकता है, लेकिन नीचे लिखा जा रहा है कि उस बंदे को क्या किया जा सकता है? उसकी जो इंक्वायरी शुरू होगी उसके लिए ऑर्डर देना जरूरी है। उसको सस्पेंड करने के लिए ऑर्डर का देना जरूरी नहीं है। यानी ये नहीं होगा कि कल से आपका यूजर नेम पासवर्ड बंद कर दिया जाएगा, बल्कि आप यूजर नेम पासवर्ड करेंगे तो एक आपको मैसेज पॉपअप होगा कि प्लीज कांटेक्ट योर आरटीओ। आप तशरीफ ले आए,
आप ये कुछ बदतमीजियां कर रहे हैं तो आप उधर आ जाएं। वहां आप जाएंगे तो फिर आपको एक नोटिस दिया, आपके ईमेल में नोटिस आया होगा कि आपने ये प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, तो सस्पेंशन के लिए ऑर्डर की जरूरत नहीं है। इंक्वायरी के लिए आपको नोटिस भेजा जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आए, फलां बंदे ने सेल की, आप परचेज नहीं शो कर रहे, ये वाले काम करें। द बेसिस ऑफ सस्पेंशन, वैसे बेस बहुत बड़ी लिख दी है कि वो फ्रॉड में इन्वॉल्व है, लेकिन उसके साथ कुछ और चीजें भी लिख दी हैं। द बेसिस ऑफ सस्पेंशन में इंटर एलिया इंक्लूड, इंटर एलिया मीन इनके अलावा ये चीजें भी हैं, राइट। आपने कभी कुछ चीज नोट की है कि कोई शख्स किसी एक छोटी सी बात के ऊपर आपसे लड़ पड़ता है, किसी को आप बताते हैं, कहते हैं यार ये बात लड़ने वाली तो नहीं है, लेकिन उसके पीछे एक बैकग्राउंड होती है। वो रोज आपको कोई ना कोई टीजर दे रहा होता है, कोई टीका लगा रहा होता है आपको, आप कोई फिर बहाना ढूंढ रहे होते हैं, यार कोई मैं नौ में ही करूं कभी इसके साथ। समझ आ रही, ये होती इंटर एलिया। यानी वो जो चीजें फ्रॉड तो है, लेकिन उसके अलावा इन चीजों की वजह से भी आपको सस्पेंड किया जा सकता है। सवाल इसमें बहुत दफा आपको एग्जाम में मिल जाएगा कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस अ पर्सन मे बी सस्पेंडेड। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन एट द गिवन एड्रेस, गए मिलता नहीं है। रिफ्यूजल टू अलाउ एक्सेस टू द बिजनेस प्रेमिसेस और रिफ्यूजल टू फर्निश रिकॉर्ड्स, चीजें मांगी जा रही वो नहीं दे रहा। एबनॉर्मल टैक्स प्रोफाइल, छोटा सा खोखा है और अरबों रुपए की इनवाइसेस इशू कर रहा है, अरबों रुपए की सेल परचेज कर रहा है। कहते यार तुम अकेले बैठे हुए हो और एक चुमुना सा तुमने रखा हुआ है, ये 3,000 रुपए इसकी सैलरी है महीने की, और कभी किसी को तुम चीज खरीद रहे हो 5 करोड़ रुपए की, 10 करोड़ रुपए की, बेच रहे हो 25 करोड़ की चीजें, इसका मतलब तुम कोई फ्रॉड कर रहे हो। एबनॉर्मल प्रोफाइल है। एबनॉर्मल बंदा कौन होता है? बगैर वजह के बातें कर रहा होता है, ठीक है ना, उसको एबनॉर्मल। तो बगैर वजह के जो सेल परचेज कर रहा है उसको एबनॉर्मल प्रोफाइल कहेंगे। उसका प्रोफाइल वो नहीं है जिस तरह से वो शो कर रहा है। सच एज टेकिंग एक्सेसिव इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट्स, एक बंदा मेरे सामने बैठा हो, हमने फर्ज करें किसी बेटी के लिए उसको देखना है, और कुछ कहें जी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और उसने टाई ही गलत लगाई हो, तो मुझे समझ आ जाएगी कभी दफ्तर गया ही नहीं है। ऐसे ही है ना, उसको पता ही नहीं है। वो एसेट को एसेट बोल रहा हो, डिप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन बोल रहा हो, क्या ख्याल है? तो पता चल जाएगा कि इसके जो है ना ये कोई मुनासिब आदमी नहीं लग रहा। आप एसेट ही कहते हैं ना अभी तक। हाँ, इसलिए मैंने, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। ये होता है डिप्रिसिएशन, होता है एसेट, होता है एसेट नहीं होता। आप एसेट बोलते हैं, वो एसेट की आवाज, इस्तेजाब की आवाज निकलती है। एसेट, डिप्रिसिएशन, करंट, करंट समझ आ रही है ना, डेरिवेटिव्स, देसी लोग हैं ना जरा, डेरिवेटिव्स जी। मेकिंग सब्सटेंशियल परचेजेस फ्रॉम और मेकिंग टू अदर ब्लैक लिस्टेड पर्सन, दूसरे ब्लैक लिस्टेड और सस्पेंडेड पर्सन से बात करने से बात नहीं आता। नॉन फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिश्नर ऑफ एनी अदर jurisdiction, किसी और कमिश्नर ने कहा कि तुम्हारा एक बंदा, एक कमिश्नर को कहा, एक कमिश्नर ने बी को कॉल करके कहा या लेटर डाला कि ये जो बंदा है ना ये मेरे इलाके में बदतमीजियां करता फिर रहा है, तुम्हारे इलाके में तो सुकून है, इसको पकड़ो, इसको जरा सस्पेंड करो। एनी अदर रीजन, कोई और रीजन भी हो सकती है जो कमिश्नर लिख दे उसके अंदर, तो ये वजह है जिनके अंदर किया जा सकता है। समझ आ गई? रिटर्न सस्पेंशन ऑर्डर शेल इंडिकेट द रीजन फॉर सस्पेंशन, उसमें बता दिया जाएगा कि जनाब क्या है, इसको भेज दिया जाएगा, लेटर टू रेलेवेंट डिपार्टमेंट उनको भेज दिया जाएगा। ऑर्डर के अंदर सब कुछ लिखा होता है कि तुमने ये काम है, आ जाओ। A registered person does not file tax return for 6 consecutive months shall be suspended by the system without any reason। सस्पेंशन के लिए ऑर्डर तो दिया जा, तो कमिश्नर सस्पेंड करता है ना, तो सॉफ्टवेयर के अंदर बाय डिफॉल्ट ये उन्होंने
इंक्वायरी चला दी हुई है कि जिसकी 6 रिटर्न ना आए तो 7वें महीने इसका यूजर नेम पासवर्ड बंद कर दो, तो सॉफ्टवेयर खुद भी कुछ काम कर सकता है। ऑटो पे नहीं जैसे जहाज चलता, इस बंदे को कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब जरा सोचें नॉन एक्टिव का, वही तकरीबन चीजें इधर आ रही हैं। नो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट रिफंड शैल बी एडमिजिबल टू द सस्पेंडेड पर्सन। इसको कोई इनपुट नहीं मिलेगा, कोई रिफंड नहीं मिलेगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। अब जरा सुनिएगा, एक शख्स को 11 नवंबर 11/11/24 को सेल लगी हुई थी, 11/11 की सेल लगती है ना, उस दिन उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसकी भी सेल लगा दी गई। ये 2 फेब 25 तक सस्पेंड रहा। इससे पहले भी ठीक था और इसके बाद भी ठीक है। इस दौरान अगर ये कोई इनपुट लेने की कोशिश करेगा, इसको नहीं मिलेगा। कोई इनवाइस इशू करेगा, उस बंदे को इनवाइस का इनपुट नहीं दिया जाएगा। क्यों? सिस्टम से बाहर है, रुका हुआ है ना। तो ना इसको कोई इनपुट मिलेगा, ना इसको कोई रिफंड मिलेगा। इसकी इनवाइस अगर इशू की हुई तो किसी को भी नहीं मिलेगा। याद करें वो जो कल का सवाल था, उसमें ये बात थी ना कि उसको एक इनवाइस मिली थी जो कि सस्पेंडेड पर्सन की थी। समझ आ रही है? हाँ। अब देख, अब जरा बात सुनिएगा। आप हैं यहां पे, एग्जामिनर कह रहा है कि आपको एक इनवाइस मिली हुई है इस पीरियड की, अब आप क्लेम करने जा रहे हैं। लेकिन जब उसने इनवाइस इशू की उस वक्त वो सस्पेंडेड था, तो आपको इसका इनपुट नहीं मिलेगा। ये बात मेरी गौर से सुननी है, पेपर में बार बारहा आई हुई है कि अगर आपने सस्पेंडेड पर्सन से कोई इनवाइस ले ली तो उसका इनपुट आपको, पहली बात। अगली बात, आप यहां पर हैं, इस महीने में है, नवंबर के महीने में ही है, लेकिन इनवाइस इससे पहले वाली मौजूद है, उसका भी अभी आपको इनपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस बंदे का आप इनपुट लेने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल वो सस्पेंडेड है। इनवाइस सस्पेंशन से पहले की है, लेकिन आप कहाँ मौजूद हैं जी, इस पीरियड में अभी वो सस्पेंडेड है, आपको वेट करना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, आप सस्पेंशन के पीरियड के दौरान आप उसकी, इससे पिछली इनवाइस या इस पीरियड की इनवाइस का तो कुछ भी नहीं मिलना ना। सस्पेंशन के दौरान अगर उसने कोई इनवाइस इशू कर दी तो वो जाली मानी जाएगी, फेक मानी जाएगी, उसको इजाजत ही नहीं थी इनवाइस इशू करने की। एक बात समझ आ गई? इस पीरियड के दौरान अगर वो फिलहाल बंदा सस्पेंडेड है और इससे पहले उसने इनवाइस इशू की थी जिसका आप इनपुट क्लेम पिछले महीने नहीं कर सके, अभी आप भी नहीं कर सकते, आपको रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो एग्जाम में हम ऐसी इनवाइसेस का इनपुट निकाल देंगे। आप सवाल कर सकते सर अगर मैं ही सस्पेंडेड हूं तो भाई आपको ऐसा सवाल नहीं मिलेगा। गलत चीज की तरफ ना सोचें, अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, सवाल वो करें जो बनता है। सस्पेंडेड या ब्लैक लिस्टेड पर्सन की इनवाइस होगी, आपने अपने सवाल में से निकाल देनी है। ये इनपुट में ही आपको मिलेगी। ये किस में मिलेगी आपको? इनपुट में ही मिलेगी, आउटपुट में नहीं मिलने के चांसेस। तो आपने उसको क्या करना है, निकाल देना। जी। पहले इनवॉइस कोई इशू की हो, हाँ, पेंशन पीरियड में उसके लिए क्लेम करने के लिए हो सकता है। यानी यहां उसने इनवाइस इशू की थी, हम यहां पर उसके सस्पेंशन पीरियड में है, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अगर आप यहां पर हैं और इनवाइस यहां इशू हुई हुई है वो मिल जाएगी। हाँ, यानी वाइट पीरियड की इनवाइस वाइट पीरियड में क्लेम कर रहे हैं, वो मिल जाएगी। आप उसके ब्लैक पीरियड में हैं, ग्रे एरिया में हैं, तो उस ग्रे एरिया की इनवाइस या वाइट एरिया की इनवाइस वो नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि आप इस वक्त ग्रे एरिया में है। पता नहीं कल को ब्लैक लिस्ट हो जाए। प्रैक्टिकली जब वो ब्लैक लिस्ट हो जाए तो फिर उसकी इनवाइसेस लोगों को बता दी जाती हैं, जी फलां डेट है, इस डेट तक हम इस बंदे को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, इस डेट तक की इनवाइसेस हम इसकी ऑनर कर देंगे, आप क्लेम कर लें। वो मिल जाती। जब उसकी, ये देखे ना, उसकी सस्पेंशन को खत्म कर दिया जाए या उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, इन एनी केस वो कह देते हैं कि जी इतनी देर की इनवाइसेस आप क्लेम कर लें। सिमिलरली नो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट शैल बी अलाउड टू द बायर्स।
उस सस्पेंडेड पर्सन के जो बायर हैं उनको भी कोई इनपुट नहीं मिलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ द इनवॉइसेस इशूड बाय सच पर्सन वेदर इशूड प्रायर टू और आफ्टर सच सस्पेंशन, उसने उससे पहले या उस सस्पेंशन के बाद भी उसने इशू की हो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, ड्यूरिंग, देखें ये लफ्ज है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। बस ये बात आपने जहन में रखनी। बहरहाल ये एक लीगल पॉइंट है जिसके ऊपर बहस चलती रहती है, आपने इसमें इन्वॉल्व, ये बड़ों की बहस है, आप छोड़ें इसे। आप बच्चे हैं अभी, बस इतना ही समझें कि सस्पेंशन अगर आपको एग्जाम में बता दिया जाए तो आपने उसको निकाल देना है। अब अगली बात आ गई जरा टेक्निकल। द कमिश्नर शेल विद इन 7 days ऑफ इशुएंस ऑफ द सस्पेंशन ऑर्डर, राइट। देखें, एक बंदे को 11/11/11/24 को सस्पेंड कर दिया गया, इसके 7 दिन के अंदर अंदर उसको नोटिस जाना लाजमी है। देखें, आप सस्पेंशन को और ऑर्डर को मिक्स ना करें प्लीज। सस्पेंशन है कि आपके यूजर ने पासवर्ड को बंद कर दिया गया, इसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर आपको नोटिस जाना लाजमी है। नोटिस किस चीज का, कि मैंने तुम्हें क्यों सस्पेंड किया हुआ है, वजह बताई जाएगी, और फलां दिन आके ये चीजें प्रोड्यूस करो। ये बात क्लियर होगी सबको? हफ्ता मिलेगा आपको, आपको हफ्ते के अंदर नोटिस आना लाजमी है। अगर आपको सस्पेंड कर दिया गया और आपको नोटिस नहीं आया तो ये सस्पेंशन इनवैलिड गिनी जाएगी, वॉइड एब इशू होगी। ये बात ध्यान में रखिए। अगर आपको सस्पेंड कर दिया गया और 7 दिन तक वजह ना बताई गई तो ये ऑटोमेटिकली सस्पेंशन अबेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इशू अ शो कॉज नोटिस टू अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और जब नोटिस दिया जाएगा 10 दिन, उसके बाद उसको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा कि भाई 15 दिन के अंदर अंदर आके मुझे वजह बताओ। 7 दिन के अंदर नोटिस, और उस नोटिस में आगे 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको 11 को सस्पेंड किया गया और 12 को नोटिस दे दिया गया, तो 12 के अंदर फिर आपको 15 दिन दे दिए जाएंगे। और हो सकता है कि आपको ये नोटिस जो है वो 17 को दिया गया, तो फिर 17 से आगे 15 दिन आपको दे दिए जाएंगे। 15 दिन के अंदर अंदर अपनी वजह बताओ क्यों आप नहीं हरकतें की हैं। क्लियरली इंडिकेटिंग, उसमें ये चीजें वाजिया लिखी जाएंगी, क्लियर इंडिकेटिंग दैट ही विल बी ब्लैक लिस्टेड, तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें फौत कर दिया जाएगा अगर अगर नो रिस्पॉन्स टू द नोटिस, अगर तुमने हमारे खत का जवाब ना दिया तो तुम्हें मुस्तकिल तौर पर सिस्टम से निकाल दिया जाएगा। नॉट प्रोवाइडेड द रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स, आपने जवाब तो दिया लेकिन जो चीजें मांग रहे वो नहीं दे रहे, फिर भी तुम्हें यहां से निकाल दिया जाएगा। नॉट अलाउड एक्सेस टू हिज बिजनेस रिकॉर्ड्स, तुम हमें अपने कारोबार में घुसने नहीं दे रहे। एनी अदर रीजन, तो ये 4 वजह हैं जिसकी वजह से उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। दोबारा सुनिएगा, सस्पेंड किया, रीजन, ये रीजन है जिस वजह से सस्पेंड किया जा सकता है। नंबर 2, अगली रीजन क्या है कि आगे उसको 7 दिन के अंदर नोटिस देना है। स्टेप नंबर 1 सस्पेंशन, स्टेप नंबर 2 नोटिस, स्टेप नंबर 3 उसको टाइम दे के हियरिंग होगी। क्या होगी? हियरिंग होगी। और उसमें नोटिस में क्या लिखा जाएगा कि अगर तुमने ये वाले काम किए तो हम तुम्हें, सी स्टेप क्या होगा कि उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा अगर उसने सेटिस्फाई ना किया तो। अब देखिएगा, मैंने भी ये बात बता चुका हूं। इन केस शो कॉज नोटिस इज नॉट इशू विद इन 7 days, द सस्पेंशन ऑर्डर, द सेड ऑर्डर शेल वॉइड एब इनिशियो। अगर नोटिस ना गया तो अब आपका लीगल राइट है कि अब आपकी सस्पेंशन खत्म कर देनी चाहिए। अच्छा, अगर उन्हें नोटिस भेजना था, वो बंदा मिल ही नहीं रहा अपने एड्रेस के ऊपर, यानी उसको समझ आ गई इस बात की कि मैं गायब ना हो जाऊं, नोटिस ही नहीं मुझे मिलेगा, तो मेरे पास प्ली आ जाएगी। तो फिर उसका नोटिस जो है वो क्या किया जाएगा, वो जो होता है ना नोटिस बोर्ड जो लगा होता है उसके अंदर है टैक्स डिपार्टमेंट में, वहां लगा दिया जाएगा और उसे कहा जाएगा कि जनाब तुम मौजूद नहीं थे, हमारा बेल्ट 2-3 दफा बंदा गया, तो आप तो वहां नहीं बैठे होते थे, तो लिहाजा अब आपका नोटिस हमने लगा दिया, दफा हो इधर से निकलो। ये वाली चीज है। अच्छा, अगर उसका रिप्लाई मिल गया कमिश्नर को, इफ कमिश्नर इज सेटिस्फाइड, कमिश्नर कैसे मुतमिन होगा?
जिसके लिए वो आया है, इतने पैसे खर्च किए हैं कमिश्नर बनने के लिए। तो अगर आपने उसको मुतमिन कर दिया, ठीक है, ही मे ऑर्डर फॉर रिवोकिंग ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, फिर आपकी सस्पेंशन खत्म कर देगा वो। क्लियर हुई है बात? ये चीज इसके अंदर मौजूद है। ठीक है जी। तो आज टाइम मेरा था कि आज मैं ब्लैक लिस्टिंग भी कर दूंगा, तो ये रजिस्टर्ड पर्सन ब्लैक लिस्टिंग से बच गया। ये असल में देखिए इसकी कंटिन्यूएशन है, देखें 8 नंबर पॉइंट है ना, तो ये 9 नंबर उसी का हिस्सा है एक। लेकिन एग्जाम के अंदर सस्पेंशन और ब्लैक लिस्टिंग अलग अलग पूछी जाती है। मैं एक चीज बता दूं कि बेटा बार बार आप चीजों को याद करेंगे, तैयार करते जाएंगे, तो फिर आपको समझ आएगी कि ये क्या चीज मेरे साथ चल रही है। आज जो समझाया आज समझ जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसको डिले करते जाएंगे तो ये चीज आपको तंग करना शुरू होगी। इसकी समरी बनाई हुई है, आज मुझे इकबाल याद करवाइएगा थ्योरेटिकल प्रोविजंस की, वो मैं समरी आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, एंड तक जो है, अंडरस्टैंड। मेरा टारगेट ये है कि इस हफ्ते इंशाल्लाह सेल्स टैक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। संडे को आपका, मंडे को नहीं बल्कि ट्यूसडे को इकबाल, इनका टेस्ट ट्यूसडे को करें मिड पूरा। क्वेश्चन नंबर पेपर का 6, 7 और 8, 3 क्वेश्चन का आपका टेस्ट होगा। 10 और 25, 35 नंबर फाइनल के। आपने फाइनल की तैयारी करनी, समझ आ रही है? फाइनल की प्रेपरेशन आपने करनी है कि सर मैं 7वां 8वां क्वेश्चन सेल्स टैक्स का कौन सा होगा, सेल्स टैक्स का, और 8वां क्वेश्चन सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, आई के आपके चैप्टर 1, 2 और 3, उसकी तैयारी करें। इसको मार्च के लिए ना छोड़ें। मार्च में एक तो रमज़ान होना है जब आपके एग्ज़ाम हो रहे होंगे। रमज़ान के अंदर मुझे पता है, मैंने खुद रमज़ान में एग्ज़ाम दिए, में बड़ी तकलीफ होती है, भूख लगी होती है, बड़े और चीज़ें, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्वालिफाई कर गया था उसमें मैं। इसलिए उससे नहीं घबराना, लेकिन आपने बिफोर दैट टाइम अपनी तैयारी करके रखें। यानी आपसे को पूछे कि यार ये 6, 7, 8 यानी पास पेपर, मेरे पास एक बैच आया था, मुझे अभी तक याद है कि मैं जब चीज़ कंप्लीट करता था, तो मैं जब बात करता था ना, तो वो कहते थे कि सर हमने पास पेपर जितने नेट पे अवेलेबल थे हमने सारे ही क्वेश्चन 6, 7, 8 सारे कर लिए। और वो सारे बच्चे उस अटेम्प्ट में निकल गए जिन्होंने ये पास किया था। अब उनमें से मेरा ख्याल है कुछ शायद क्वालिफाई भी कर गए होंगे, और फाइनल में भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी फर्म्स के अंदर वो चले गए, KPMG और फर्ग्यूसन वगैरह जो है उनकी फर्म्स के अंदर भी चले गए उनका, उन्होंने, और उनके अंदर कंपटीशन होता था। यानी क्लास में आते थे ऐसे जैसे जम के बैठ जाते थे आके, जी सर। मैंने कहा ये वाला क्वेश्चन, उन्होंने पहले ही कहना सर हमने कर लिया हुआ। मैं कहा यार दूसरों को तो ना डिप्रेस करो, कि मैं अभी कर रहा हूँ। उन्हें मैंने कहा कितने किए, सर मैंने पिछली 5 अटेम्प्ट कर ली, सर मैंने पिछली 10 अटेम्प्ट कर ली। उनके अंदर एक कंपटीशन चल रहा होता था कि तुमने कितनी की है, मैंने ये कर ली। राइट, ये चीज होती थी। तो देखें टाइम भी बच गया, उन्होंने काम भी कर लिया। टाइम तो गुजर जाएगा, आप फेसबुक पे बैठ के गुजार लें, आपको अल्लाह ने सबको टाइम अल्लाह ने बराबर देना है। ऐसा नहीं होना कि आपके लिए टाइम हो रहा है, इनको कम मिला इनको ज्यादा मिला। अल्लाह ने सबको टाइम दिया हुआ है, आप उसकी मर्जी है, आप उसको यूज कर रहे हैं, आपकी मर्जी उसको जाया कर दें। समझ आ रही है ना? तो प्लीज मेरा टारगेट यही है कि इसको हम कंप्लीट करें। अंडरस्टैंड। जो आपने टेस्ट दिया मैं उसको डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह, उसमें आप देखिएगा। इकबाल मुझे आपने उसकी वो स्कैन करके चेक करके टेस्ट आपने मुझे वो देना है 3 स्टूडेंट का, तो मैं इनको दिखाऊंगा कि आपने मैंने पूछा क्या था, आपने जवाब क्या दिया, और न्यूमेरिकल को आपने कैसे हैंडल किया, क्या गलतियां कर रहे हैं, कहाँ कॉमा लगा रहे हैं, कहाँ कॉमा नहीं लगा रहे, वर्किंग कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है वो टेस्ट आपका ना हो, लेकिन किसी का हो, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये गलती मैं भी कर रहा हूँ, ताकि एग्जाम में वो गलती ना हो। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।